हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। हम देखते हैं कि 2 घंटे बाद विंग को होश आता है। होश में आने के बाद विंग लैंजन से पूछता है कि लैंजन, बाकी सब लोग कहाँ हैं, क्या हुआ था। जिस पे लैनवांग जी उससे कहता है कि विंग, अभी तुम आराम करो, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। पर विंग को तो बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। वो बहुत परेशान था अपनी चीज़ें और जियांगचन को लेकर। साथ ही साथ उसे मैडम यू एंड जियांग फैमियान की मौत का भी बहुत ज़्यादा दुख था। बेशक ही वो मैडम यू को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, पर मैडम यू उसकी कहीं ना कहीं माँ जैसी ही लगती थी। और अंकल फैंगमियान ने तो उसकी बहुत मदद की है, उसे पाला है। विंग उस समय लैंजन से तो कुछ नहीं कहता, वो बस अपना सिर हिलाता है और बैठ जाता है। लैंजन उसके लिए खाना लाता है जिसे विंग खाता है, क्योंकि उसके बाद उसे दवाई भी लेनी थी। विंग चुपचाप खाना खाने लगता है, लेकिन वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आ रहे थे कि कैसे जियांग फैमियान को वो मिला था और कैसे उसके असली माता पिता की डेथ हो गई थी जब वो मात्र 4 वर्ष का था। उसके बाद उसने किस तरह स्ट्रीट्स पे अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उसने किस तरह सड़कों पे धक्के खाए हैं, वो सब उसे याद आ रहा था। और उसे याद आ रहा था कि वो किस तरह डॉग्स के साथ फाइट करता था खाना खाने के लिए, और उसकी लाइफ कैसे चेंज हो गई थी जब जियांग फैमियान उसे वहाँ से लेके गए थे। उसे याद आता है कि वो किस तरह डॉग्स के साथ फाइट कर रहा था जब डॉग्स उससे खाना छीनने की कोशिश कर रहे थे और उसे काटने के लिए आ रहे थे। विंग बहुत डर चुका था, लेकिन जियांग फैमियान एक चमकती हुई रोशनी की तरह उसके सामने आए और उसे बचा लिया। उसे याद आता है कि किस तरह जियांग फैमियान उसकी ज़िंदगी में उम्मीद बन के आए थे और उसे अपने बचपन के सारे फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं। वो ये सोचता है कि अगर जियांग्स ना होते तो शायद वो भी यहाँ ना होता। अगर अंकल जियांग ने उसकी जान ना बचाई होती तो शायद आज वो ज़िंदा नहीं होता, क्योंकि वो आइस प्रिंस एंड फायर क्वीन से मिलने से पहले जियांग फैमियान को ही स्ट्रीट्स पे मिला था। विंग जब फायर क्वीन एंड आइस प्रिंस को मिला था तो वो 9 वर्ष का था, पर जब वो जियांग फैमियान से मिला था तब वो 7 वर्ष का था। उन 2 वर्षों में जियांग फैमियान ही विंग की देखभाल की थी और उसे पाला पोसा था। वो जानता था कि आज जो उसका शरीर जीवित है उसका कारण जियांग फैमियान है, और जो उसकी आत्मा जीवित है उसका कारण फायर क्वीन है। वो जियांग फैमियान के उसके ऊपर किए एहसानों के बारे में सोचता है, और वो सोचता है कि वो इस युद्ध के कारण जियांग चैन को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके पिता ने विंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एहसान किए हैं। और जियांग यानली उसके शीजिए, उसको वो कैसे भूल सकता है। उसके शीजिए ने तो उसे बच्चों की तरह पाला है ना, उसकी सिस्टर से ज़्यादा उसकी माँ बन के उसकी देखभाल की है। उसे आज भी याद है कि किस तरह जब वो जियांग से टाया था और उसने अपनी शीजिए को जीजिए की जगह अपनी माँ कह के पुकारा था, तो मैडम यू ने उसे कितना डांटा था। मैडम यू ने तो उससे उन्हें जीजिए बोलने का भी अधिकार छीन लिया था। उसके बाद उसे याद आता है कि किस तरह वो अपनी जीजिए से हमेशा कहा करता था कि जीजिए, मैं सबके लिए बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए तो मैं 3 साल का आशियान ही रहूँगा। और यही सब सोचते हुए कब उसकी आंखों में से अश्क बहने लगे उसे पता ही नहीं लगा। जब लैंजन उसके गालों पे हाथ फहराता है और उसके आंसुओं को पहुँचता है, तब उसे ये आभास होता है कि वो रो रहा है। लैंजन विंग के करीब आता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। वो विंग से पूछता है कि विंग, क्या तुम ठीक हो। विंग कुछ नहीं बोलता और लैंजन के गले से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो सिसकियाँ लेने लगता है और लैंजन उसे चुप कराने की कोशिश करता है। कुछ समय पश्चात विंग थक के लैंजन की बाहों में ही सो जाता है। लैंजन उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसे बेड पे लेटा देता है और खुद भी उसके पास ही लेट जाता है। अगली सुबह विंग लैंजन से भी पूर्व उठ जाता है। विंग आज बहुत ही शांत था। वो सिर्फ छत की ओर ही देखे जा रहा था और बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। जब लैंजन उठता है तो वो विंग को इस प्रकार देखता है। वो देखता है कि किस तरह विंग की आंखें
छत की ओर ही देखे जा रही हैं। वो विंग को आवाज़ लगाता है पर विंग कोई उत्तर नहीं देता। इस बार वो विंग को और भी ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ लगाता है, जिस पे विंग उसकी ओर देखता है और लैंजन उससे कहता है कि विंग तैयार हो जाओ, हमें सभा में जाना है। जिस पे विंग उठता है और तैयार होने के लिए चला जाता है। विंग के बाद लैंजन भी तैयार होने के लिए चला जाता है। वो दोनों तैयार होकर सभा की ओर प्रस्थान करते हैं। सभा में लान चेरान, लान एक्जिचान, लान वांगची एंड वीवू शियान के साथ साथ कुछ और लान क्लान के एल्डर्स भी होते हैं। साथ ही उनके सामने जियांगचेन एंड वेंचिंग होते हैं। लांची चैन विंग को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि विंग तुम ठीक हो, जिसके उत्तर में विंग सिर्फ अपना सिर हिला देता है। लान चेरान जियांगचेन से पूछते हैं कि उसने दुश्मन सेक्ट की राजकुमारी के साथ विवाह क्यों किया, जिसके उत्तर में जियांगचेन उन्हें बताता है कि वो किस प्रकार वेंचिंग से डेड वर्ड से भी ज़्यादा से प्रेम करता है और किस प्रकार उसे भय था कि अगर ये जंग एक बार शुरू हो गई तो वो वेंचिंग और वो कभी एक नहीं हो सकते। इसीलिए उसने वेंचिंग से भाग के इस प्रकार विवाह कर लिया। और वो उन्हें बताता है कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई। उसे इस प्रकार वेंचिंग को भगा के विवाह नहीं करना चाहिए था और जिसके कारण आज उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब कहते हुए वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, जिस पे महागुरु लान उसे शांत रहने को कहते हैं। जियांगचेन उन्हें कहता है कि उसे अपनी भूल का आभास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वेंचिंग से प्रेम नहीं करता। वो अभी भी उससे बेहद प्रेम करता है, परंतु उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह वेन क्लैन वाले उसके सेक्ट के ऊपर हमला करेंगे। जिस पे विंग सबको टोकते हुए कहता है कि और तुम्हें लगा क्या लगा था तुम्हें कि वो आएंगे और आके तुम्हें शाबाशी देंगे कि तुमने जो है उनकी वहाँ की राजकुमारी को भगा के यहाँ ले आए हो और शादी कर ली है। इस बात पे वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ऐसा लगा था तुम्हें। सिर्फ तुम्हारी इस गलती के कारण ही उन्हें मौका मिल सका कि वो सेक्ट के ऊपर इस तरह से हमला कर सके और अब कोई और सेक्ट उनके ऊपर हमला करके ये कह भी नहीं सकता कि तुमने जियांग सेक्ट के ऊपर हमला क्यों किया, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा वैलिड रीज़न था सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए और वो रीज़न था तुम। जिस पे लैंजन विंग को शांत कराने की कोशिश करता है और महागुरु लान और लैंसी चैन भी विंग को शांत रहने को कहते हैं। विंग मौन हो जाता है। वहीं जियांगचेन और वेंचिंग अपना सर शर्म के मारे नीचे झुका लेते हैं। लैंचीरैन जियांगचेन एंड वेंचिंग से कहते हैं कि तुम्हारे कारण हम अपने क्लैन को खतरे में नहीं डाल सकते। वेनोहान निसंदेह हमारे क्लैन के ऊपर भी हमला करेगा अगर उसे ये आभास भी हो गया कि तुम लोग यहाँ हो। और जिस तरह के हालात हैं मुझे लगता है कि उसे ये मालूम हो गया होगा कि तुम लोग लान क्लैन ही आओगे। मैं तुम लोगों को यहाँ रख के पूरे क्लैन को खतरे में नहीं डाल सकता और निर्दोषों की जान नहीं जाने दे सकता, इसलिए मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम लोगों का यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। जिस पे विंग आगे आता है और उनसे कहता है कि मास्टर लान, मेरी आपसे एक विनती है कि जब तक मेरी शीजें ठीक नहीं हो जाती तब तक उनका इलाज लान क्लैन के हीलर्स ही करें। और रही बात जियांगचेन एंड वेंचिंग की, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इनका यहाँ रहना लान क्लैन के लिए खतरे से खाली नहीं। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं इन दोनों को एक सेफ़ जगह पे लेके जा सकूं, क्योंकि मेरे दिमाग में एक सेफ़ जगह है जहाँ पे मैं जियांगचेन एंड वेंचिंग को सेफ़ रख सकता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। जिस पे महागुरु लान उससे कहते हैं कि मैं इस तरह लान क्लैन की फॉरेन और मेरे नेफ्यू के हस्बैंड को क्लैन से बाहर नहीं जाने दे सकता, ये खतरे से खाली नहीं है। जिस पे विंग उनसे कहता है कि महागुरु लान, मैं आपकी बात को समझता हूँ, मैं आपकी परिस्थिति को समझता हूँ, परंतु यदि आप मुझे इसकी इजाज़त नहीं दोगे और इन दोनों को क्लैन से निकाल दोगे तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ये सोचते हुए कि मैं इन दोनों के प्राण बचा सकता था, पर मैं ऐसा करने में असक्षम रहा, जिसके लिए शायद मैं कभी भी अपने आप को माफ़ ना कर पाऊँ।
इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि सिर्फ 2 दिन की बात है, मैं वापस आ जाऊँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। कृपया कर मुझे ऐसा करने की इजाज़त दे दीजिए। जिसे सुनकर सारे एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी लैंसी चैन आगे बढ़कर आते हैं और अपने अंकल से कहते हैं कि अंकल, मुझे लगता है कि मास्टर वी सही कह रहे हैं। एक ब्रदर होने के नाते मैं भी उनके इमोशंस को समझ सकता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा करने की इजाज़त उन्हें दे देनी चाहिए। जिस पे लैन एल्डर्स एक बार फिर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि अगर विभूषियान ऐसा करना चाहता है तो उसे इस सब की जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी। जिस पे विंग मान जाता है, लेकिन लैंसन सबको टोकते हुए कहता है कि अंकल, मैं भी इस कार्य में विंग का साथ देना चाहता हूँ। पर इस बात के ऊपर मास्टर लैन गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें लैंड फॉरेन का साथ कोई नहीं दे सकता। और विभूषियान भी उससे कहता है कि लैंजान, मेरी बात मानो, तुम यहीं रुको, मैं 2 दिन के अंदर ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन लैंजान का मन इस बात को नहीं मान रहा था। पर अंकल और विंग की जिद के चलते लैन वांगजी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वो विंग को वहाँ से जाने की इजाज़त दे देता है। दोपहर को ही विंग वेंचिंग और जियांग चेन के साथ लैंड सेक्ट से निकल जाता है। वो यीलिंग की तरफ जाता है। वो तीनों फॉरेस्ट में बने एक घर की तरफ जाते हैं जहाँ पे विंग बचपन में लैंजान और फायर क्वीन की बेटी के साथ कभी कभी खेला करता था। वो घर पूरी तरह से सुरक्षित था और जादूनी था। वो उनको बताता है कि किस तरह इस घर को कोई भी नहीं देख सकता और ये घर किस तरह पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ पे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। तुम्हें जो सी भी चीज़ खानी है, तुम्हें बस उसका नाम लेना है किचन में जाकर और वो चीज़ तुम्हारे सामने होगी। तुम्हें उसके लिए भी कोई ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं होगी। वो उन्हें बताता है कि किस तरह फायर क्वीन ने ये घर उनके यहाँ खेलने के लिए बनाया था, क्योंकि उनकी बेटी कल्टीवेशन वर्ल्ड को देखना चाहती थी करीब से, जिसके कारण वो तीनों सुरक्षित रहे। इसीलिए फायर क्वीन ने इस घर को यहाँ बनाया था कि किसी भी मुसीबत में हम लोग यहाँ आके छुप सके। वो तीनों ही उस घर के अंदर जाते हैं। वहीं वो इस बात से बेखबर थे कि पूरे रास्ते उन तीनों का कोई पीछा करते हुए आया है और वो आदमी जो उनका पीछा कर रहा था, वो देखता है कि वो तीनों फॉरेस्ट के अंदर जाकर अचानक से ही गायब हो जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं उन्हें नहीं पता। वो ये बात जाकर सीधा वेन रूहान को बताता है, जिसके बाद वेन जूलियो एंड वेन चाओ दोनों ही उस जगह की तरफ अपनी पूरी की पूरी सेना लेके निकल जाते हैं। वो लोग कई दफ़ा ढूंढते हैं लेकिन उनको वो तीनों कहीं भी नहीं मिलते फॉरेस्ट के अंदर। जिसके बाद रात्रि को वो लोग वहीं पास में किसी इन को ढूंढ के वहाँ विश्राम करने का सोचते हैं। वहीं जियांगचन खिड़की से ये देख लेता है कि वेन चाओ उसे जंगल में घूम रहा है। उसे नहीं पता था कि वो अपनी पूरी सेना के साथ घूम रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वेन चाओ के पीछे जाएगा। जिसके बाद वो रात्रि को जैसे ही सब लोग जाने की कोशिश करते हैं, उसे सिर्फ यही दिखता है कि वेन चाओ वहाँ से जा रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करता है। पर जब वेन चाओ को ये दिख जाता है कि जियांगचन वहाँ है, तो वो उसकी गोल्डन कोर को मेल्ट करने के लिए कहता है वेन जूलियो से। जिसके बाद वो जियांगचन की गोल्डन कोर को मेल्ट कर देते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा मारते पीटते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि हमें इनको एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए हमें इन्हें वेनक्लैन लेके जाना होगा। वो जियांगचन को कैद कर लेते हैं और उसे वेनक्लैन की तरफ लेके चल जाते हैं। वहीं विंग ये भाप लेता है कि जियांगचन यहाँ नहीं है और उसे ये पता लग जाता है कि जियांगचन को वेनक्लैन के सोल्जर्स पकड़ के ले गए हैं। वो वेंचिंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ अंदर ही रुकना है, तुम्हें किसी भी हालत में बाहर नहीं आना और वो जल्द ही वापस आ जाएगा। जिसके बाद वो अपना भेष बदलता है और किसी और के कपड़े डालकर वो वेनक्लैन की तरफ चल जाता है। वो अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक लेता है और वो छुपते हुए वेनक्लैन पहुंच जाता है। तो गाइस, कैसे लगा आपको आज के एपिसोड? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।